तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर इन्हेलर पे डिपेंड होना पड़ता है। कह सकते हैं कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो उनको अपने साथ इन्हेलर रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसा समाधान है, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिससे उनकी इन्हेलर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए? इसका उत्तर मैं एक एग्जांपल से दूंगा। मेरा एक केस था 2009 में। जी। 2009 में मेरे पास आए वो, और उनको 20 साल से अस्थमा था। और उन्होंने मुझे सारे सिम्टम्स, मैंने सारी हिस्ट्री ली उनकी। तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री लेते हुए कहा कि मुझे जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे कॉन्स्टेंटली मेरे साथ एक इनहेलर, रोटा इनहेलर और एक सिट्रीजिन की टैबलेट है, वो कंपलसरी रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी अटैक आ सकता है और वो बहुत फ्रिक्वेंट अटैक्स होते हैं। तो मैं कम्प्लीटली उस पर डिपेंड हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद, 2009-2010, ये 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद उनका पूरा रोटा इनहेलर पूरी तरह से छूट गया। और उनके साथ अभी वो सिट्रीजिन की टैबलेट्स उनको नहीं रखनी पड़ती। तो ये सबसे बड़ी केस है मेरी। और ऐसे कई केसेस, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको अस्थमा होता है और उनको मोस्टली पेडियाट्रिशियन डॉक्टर्स आजकल पंप देते ही, रोटा इनहेलर देते ही हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार मैं पेशेंट्स को, मतलब उनके पेरेंट्स को, इसका इम्पोर्टेंस बोलता हूँ, क्योंकि ये पूरा स्टीरॉयड होता है उसके अंदर। कॉर्टिजोन क्या है? स्टीरॉयड है। तो वो स्टीरॉयड छोटे बच्चों में ना देने की मैं हमेशा सलाह देता हूँ। और मतलब ऐसे कई केसेस मैंने देखे कि उनका पूरी तरह से वो रोटा इनहेलर छूट गया है और वो सिर्फ होम्योपैथी पे पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। ऐसे कई केसेस। तो क्या सिर्फ दवाइयों के बेसिस पे ऐसा होता है या कुछ और आप उसका समाधान, ऑल्टरनेटिव देते हैं? नहीं, सिर्फ दवाइयाँ और कुछ मैं उनको मतलब परहेज भी बोलता हूँ। जैसे शुरुआत में जैसे कई बार होता है ऐसा कि इस चीज़ से मुझे ये दिक्कत हो रही है, इस चीज़ से ये दिक्कत हो रही है, तो मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में आप इसकी थोड़ी सी सावधानी बरतो। जैसे जैसे दवाई आगे जाके आपको लागू होते जाएगी, वैसे वैसे वो जो चीज़ है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, उसका भी असर होम्योपैथी दवाई से कम कर सकते हैं हम। और कई केसेस में मैंने देखा है। कहने का मतलब है कि इनहेलर पे डिपेंडेंसी होम्योपैथी की वजह से कम हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। जी डॉक्टर, आपने अभी बात की थी अटैक्स की, कि वो बहुत फ्रिक्वेंटली अटैक्स आते हैं। तो क्या होम्योपैथी से अटैक्स की फ्रिक्वेंसी भी कम की जा सकती है ताकि अटैक्स भी इतने कम ही आए अस्थमा के? देखिए, सिर्फ अटैक्स ही नहीं, अगर होम्योपैथी सही तरीके से दी जाए तो होम्योपैथी दवाई से अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा डेफिनेटली पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और ऐसे कई केसेस मैंने मेरे 15 साल के ट्रीटमेंट, मेरे करियर में ऐसे कई केसेस देखे हैं और ऐसे कई ट्रीटमेंट्स मैंने किए हैं जो डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये अटैक्स डेफिनेटली कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अभी आपने थोड़ा टाइम पहले जब आप बोल रहे थे कि ट्रिगर्स होते हैं, तो खाने पीने की भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं। तो क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका परहेज एक अस्थमा के पेशेंट को करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मतलब अगर परहेज के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि न्यूट्रिशियस डाइट। तो जो सब बीमारियों के लिए, सिर्फ अस्थमा के लिए नहीं, लेकिन आपको नॉर्मली जो न्यूट्रिशन वाले, जो जिसमें प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप फल फ्रूट्स, आप सब्जियां खा सकते हो। इवन कई बार ये भी होता है कि खाने पीने में मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति में उसके मतलब व्यक्तिगत तौर पर उसको किसी वजह से, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो वो जो एलर्जी है, मैं उनको कहता हूँ कि शुरुआत में उस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर रहिए, और बाद में मैं उनको जैसे जैसे आगे ट्रीटमेंट चलती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये चीज़ अभी धीरे धीरे खाना स्टार्ट करो। और अगर इन केस आपको लगता है कि पहले से इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है तो वो मुझे जानकारी देते जाइए। इवन मैं कई बार मतलब जीवन शैली के बारे में भी बोलता हूँ कि अगर आप व्यायाम प्रॉपर सही तरीके से करते हो और आराम आप प्रॉपर लेते हो। देखिए, सिर्फ व्यायाम नहीं, लेकिन उसके साथ आराम भी जरूरी है। इवन फिर तंबाकू है, सिगरेट है, उनसे मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आप उससे दूर रहें बस। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि हमें व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, आराम भी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन डॉक्टर, अक्सर जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको
किस चीज़ से एलर्जी है या किस चीज़ से उनका अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। जैसे मैं हूँ तो अगर मुझे स्किन एलर्जी होती है, कोई भी अलग सिम्टम मतलब कोई भी समस्या होती है, तो मैं कैसे वो चीज़ आइडेंटिफाई करूँ कि यही पर्टिकुलर एक चीज़ है जो मुझे परेशानी दे रही है। देखिए कई बार हम वेदर के हिसाब से कई बार परागकण होते हैं, आपको अगर पता होगा जो फूलों के परागकण होते हैं। हाँ। तो कई बार पेशेंट्स जब अपने घर में ऐसे फूलों का गुलदस्ता लेके आते हैं तो उसमें कुछ परागकण होते हैं, तो सबको उसका प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ उसी व्यक्ति को उसका प्रॉब्लम होता है, और वो इतना सेंसिटिव होता है उसको लेके, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि अरे ये कुछ तो एलर्जिक है। अच्छा। तो देखिए एलर्जी अगर है तो आप डेफिनेटली उसके कांटेक्ट में अगर जाते हो तो आपको दिक्कत आती ही है। तो फिर वो छींके क्यों ना हो, फिर वो आपको सांस फूलने की बीमारी क्यों ना हो, खांसी क्यों ना हो, और डेफिनेटली वीजिंग भी उसके साथ हम देख सकते हैं, इवन डस्ट पार्टिकल्स हो या धुआं हो, केमिकल का जो धुआं या सिगरेट स्मोक। ओके। यस डॉक्टर, होम्योपैथी में क्या किसी तरह के टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति को अस्थमा है या नहीं है वो आइडेंटिफाई किया जा सके? शुरुआती ट्रीटमेंट में तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआती ट्रीटमेंट में जैसे अस्थमा की जो शुरुआत है तो मैं अक्सर पेशेंट को वो सलाह नहीं देता, लेकिन अगर क्रोनिक अस्थमा है तो उनको मैं ज़रूर बोलूँगा आप HRCT करवा लो, आप एक्सरे करवा लो, आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो करवा लो, और कुछ इन्फ्लेमेटरी ब्लड टेस्ट होते हैं जो CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन या ESR, जो कई बार ऐसे इन्फेक्टिव केसेस में, अस्थमा के केसेस में वो रेज हो जाते, बढ़ जाते। ओके। यस डॉक्टर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी दवाइयों की बात की थी। होम्योपैथी में दवाइयाँ किस तरह से होते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए कि होम्योपैथी में अस्थमा के पेशेंट को किस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथी में व्यक्ति विशेष लक्षणों के बेस पे उस आधार पर दवाई दी जाती है। जी। मतलब अगर कोई मेरे पास केस आता है तो उसके पूरे शरीर के लक्षण, मन के लक्षण, उसका खान पीन कैसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, इवन उसका नहीं क्या पर्स्पिरेशन, जनरलिटी कैसी है, उसकी नींद कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उस बेस पे अगर हम मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेटली वो मैंने कहा कि जड़ से ठीक हो जाता है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक एल्बम, ये एक होम्योपैथी में दवाई है, तो वो हम एस्थमा, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस ऐसे डिसीजेस में बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को सक्सेसफुली क्योर करते हुए हमने देखा है। जैसे उसमें उसके लक्षण क्या है, फिर आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि यूजुअली जो एस्थमा होता है वो ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडी हवा से, या फॉर एग्जांपल अगर आप लेटते हो तो एस्थमा बढ़ जाता है, उसको बैठना पड़ता है। कई बार रात में 1 से 2 के बीच इन लोगों को एस्थमा की वृद्धि होती है, मतलब एग्रावेशन होता है। और फिर कुछ गर्म पानी या गर्म चीज़ खाई तो वो एस्थमा कम होते हुए उनको दिखता है, और आगे झुकने से भी उनका एस्थमा कम होता है। इवन इन लोगों की मानसिक अवस्था कैसे होती है, इनको बहुत ज़्यादा मृत्यु का भय होता है और ये बेचैन रहते हैं, और इनको कोई ना कोई साथ में सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। यस, तो ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी यूनिकनेस है। और एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, वो है नाइट्रम सल्फ्यूरिकम। देखिए ऐसे कई 180 के ऊपर, 180 के ऊपर दवाइयाँ है, उसमें से मैं बस कुछ गिनी चुने आपको कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ। तो नाइट्रम सल्फ में क्या होता है कि एस्थमा जो होता है वो ठंडे और गर्म वातावरण में, वार्म एंड वेट वेदर, जो गीला वातावरण होता है, देखिए गीला वातावरण, तो ऐसे गीले वातावरण में और गर्म या ठंडे वातावरण में ये एस्थमा बढ़ जाता है। और ये कब ज्यादातर बढ़ता है, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच का जो समय होता है, तो ये लोग गहरे नींद से भी जग जाते हैं उस एस्थमा से। अगर वो स्पेसिफिक टाइम में एग्रावेशन हो रहा है तो हम कई बार नाइट्रम सल्फ पेशेंट को देते हैं। तो इनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, और ये लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, मतलब उनके अंदर कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो एस्थमा की तकलीफ, उनके अंदर दिमाग में बस ड्यूटी के बारे में काम के बारे में। यस, और इनको दही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा, तो ये जो कुछ गिनी चुनी यूनिकनेस है, ये अगर किसी पेशेंट में हम देखते हैं तो उनको हम नाइट्रम सल्फ देते हैं। और एक केस होता है जो छोटे बच्चों में अक्सर काम करती है एस्थमा में, वो है सैम्ब्यूगस नाइग्रा। तो सैम्ब्यूगस नाइग्रा ये जो दवाई है, ये हम छोटे बच्चों में देते हैं जब
फियर या फ्राइट के बाद जब भय होता है बच्चों में, कोई एकदम सडन कुछ फ्राइट हुआ, भय हुआ, और वो भय के बाद अगर एस्थमेटिक अटैक्स आने स्टार्ट हो गए, और उस केस में कई बार होता है ऐसा कि जब बच्चा, या इवन बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन कई बार फ्रिक्वेंटली हमने देखा है कि छोटे बच्चों में होता है, जब ये लोग बेड पे जाते हैं तो पूरी तरह से इनकी स्किन सूख जाती है, और पूरी तरह से पर्स्पिरेशन जो स्वेटिंग होता है हमारा वो रुक जाता है, और धीरे 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 2 घंटे 3 घंटे के नींद के बाद ये सडनली वो नींद से जग जाते हैं अस्थमा के अटैक के साथ, और उस समय वो अटैक के साथ फिर उनको पर्स्पिरेशन या स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं तो ये इनके अंदर जो नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर ड्राइनेस होता है, स्किन भी ड्राई होती है, और नोज अक्सर ब्लॉक हो जाता है, और वो नर्सिंग अगर बच्चे हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाते इस वजह से। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को अस्थमा के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, उसको कैसे होम्योपैथी से नेचुरली कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का हमारा एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।